तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस एकेडमी में प्रवीण। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 लेखन कला और शायरी जीवन से रिलेटेड होने वाली है, जिसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन की थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ये क्वेश्चन वैसे हैं जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ढूंढ के निकाले हैं। 10 साल के पेपरों में अगर बात करें तो उन्हीं पेपरों से रिलेटेड ही है ये क्वेश्चन, जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो इन क्वेश्चन को आप कर लोगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड के भी एंड फोर्थ के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा वो है मेसोपोटामिया का अर्थ लिखिए। ठीक है ना, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो मेसोपोटामिया आपको पता है 2 शब्दों को मिला के बना है। ठीक है ना, 2 शब्दों को मिला के कौन कौन से? एक मेसोस और एक पोटेमस। मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटेमस का मतलब होता है नदी। ठीक है ना, तो मेसोपोटामिया एक्चुअल में 2 शब्दों को मिला के बना हुआ है, मेसोस एंड पोटेमस। मेसोस मतलब मध्य, पोटेमस मतलब नदी, अर्थात 2 नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, वही कहलाता है हमारा मेसोपोटामिया। ठीक है ना बेटा, मेसोपोटामिया इस वक्त जो है वो इराक गणराज्य का हिस्सा है, ध्यान रखना। आज के टाइम पे इसे इराक के नाम से जाना जाता है, पहले इसको मेसोपोटामिया बोलते थे। ठीक है, और 2 नदियों के बीच की जगह कौन कौन सी 2 नदी? तो आपकी 2 नदी हो जाएंगी दजला और फरात हो जाएंगी। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं, मेसोपोटामिया में मिली पहली पट्टिकाएं कब की हैं? तो बेटा जी जो मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका मिली है वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है, ध्यान रखना। कब की है? 3200 ईसा पूर्व की है, ये बात याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मेसोपोटामिया की लिपि के बारे में बताना है। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो बेटा प्राचीन लिपि की भी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सी लिपि आई, उन लिपियों को भी पढ़ेंगे हम लोग। तो मेसोपोटामिया की जो सबसे पहली लिपि थी ना वो हमारी थी बेटा जी अकदी, सुमेरियन के बाद आई अकदी के बाद आई हमारी अरामाइक। ध्यान रखना, जो हमारी पहली थी वो थी सुमेरियन, फिर आई अकदी, फिर आई अरामाइक। जो बेटा अरामाइक है ना वो किससे मिलती है? हिब्रू से मिलती है। किससे मिलती है? हिब्रू से। मेसोपोटामिया की लिपि के बारे में बताना है। तो जो बेटा मेसोपोटामिया की लिपि थी बेटा वो पहले जो थी ना वो चित्रात्मक लिपि थी। बाद में 400 ईसा पूर्व के बाद जो बेटा हमारी जो लिपि हो गई ना वो हो गई हमारी, कौन सी लिपि हो गई बेटा? वो हमारी हो गई किलाकार लिपि। ध्यान रखना, पहली जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन 400 ईसा पूर्व के बाद जो हमारी मेसोपोटामिया की जो लिपि होगी ना वो कौन सी हो गई थी? किलाकार। ठीक है ना, सरकंडों से लिखा जाता था, नुकीली चीजों से लिखा जाता था। किस पे लिखा जाता था? मिट्टी की पट्टिकाओं पे। मिट्टी की पट्टिकाओं को पहले गीला कर लिया जाता था, उसके बाद उस पर लिखा जाता था। जब लिख लेते थे तो उसके बाद उसको धूप में सुखा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, मेसोपोटामिया के लोग किन किन वस्तुओं का निर्यात करते थे? जो हमारे मेसोपोटामिया के लोग हैं वो कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात करते थे? तो आपको पता है मेसोपोटामिया में ज्यादातर क्या होता था? खेती बाड़ी होती थी। ठीक है ना, क्या होती थी यहाँ पे? खेती बाड़ी होती थी मेसोपोटामिया के अंदर। लोग यहाँ पर अनाज उगाते थे। 2 नदियों के बीच की जगह थी तो इसलिए इसको उपजाऊ बोला गया है। अब भाई जहाँ उपजाऊ भूमि होगी तो वहां पर क्या उगेगा? वहां पे अनाज ही उगेगा ना, तो ध्यान रखना। तो मेसोपोटामिया के लोग जो होते हैं वो व्यापार करते थे। किन देशों से व्यापार करते थे? जो खाड़ी पार देश है। खाड़ी पार देश में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? आपके खाड़ी पार देशों में आ जाएंगे तुर्की आ जाएगा बेटा, ईरान आ जाएगा, और आप खाड़ी पार देश लिख देना। ठीक है ना, ध्यान रखना, तुर्की, ईरान और खाड़ी पार देशों से इनका व्यापार चलता था। ठीक है, ये वहां से क्या मंगवाते थे खाड़ी पार देशों से? तो ये रांगा मंगवाते थे, चांदी मंगवाते थे, है ना, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को मंगवाते थे। और अपना सामान क्या देते थे? अपने यहाँ से क्या देते थे? तो हम यहाँ से वो लोग क्या देते थे? कपड़ा हो गया, कृषि से रिलेटेड चीजें हो गई, है ना, कृषि से रिलेटेड बोले तो वही फसल से रिलेटेड। ठीक है ना, ये सब चीजों को दिया करते थे। ठीक है ना, निर्यात का मतलब देना, आयात का मतलब मंगवाना। तो निर्यात आयात में ध्यान रखना, जब भी ये 2 वर्ड आए तो निर्यात कर रहे हैं, निर्यात मतलब दे रहे हैं, आयात का मतलब है ले रहे हैं। तो क्या देते थे? तो फसलों से रिलेटेड, है ना, कपड़ा हो गया, अनाज हो गया। अच्छा, क्या मंगवाते थे? तो आप बोल देना धातु की चीजें, पत्थर की चीजें। ठीक है ना, इन सब चीजों को मंगाया जाता। धातु में भी क्या क्या याद रखना है? तांबा और रांगा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा जी, नेक्स्ट है मारी शहर की विशेषताएं बताइए। मारी नगर बेटा, तो जो मारी नगर था ये भी मेसोपोटामिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था।
जो मारी नगर था बेटा ये भी मेसोपोटामिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जो मारी नगर था बेटा ये 2000 ईसा पूर्व के बाद कहीं ना कहीं ये वहां की शाही राजधानी बना था। कहाँ की? मेसोपोटामिया की। ध्यान रखना, मारी शहर जो था बेटा ये 2000 ईसा पूर्व के बाद मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में फला फूला। यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे व्यापार चलता था, ये काफी समृद्ध था। जो हमारा मारी नगर था, मारी शहर था, ये काफी समृद्ध था। और जितने भी कहीं ना कहीं आयात निर्यात जितनी भी चीजें होती थी वो यहीं से होती थी। ध्यान रखना, जितने भी नाव वगैरह, जितने भी कहीं ना कहीं जो आपके नाव हैं वो सब, चाहे वो खाड़ी पार देश से आ रहे हो, चाहे वो यहाँ से खाड़ी पार देश में जा रहे हो, तो वो सब कहाँ से चलता था? मारी शहर से ही कहीं ना कहीं होता था। यहीं से माल को ले जाया जाता था और यहीं से माल को ले आया जाता था। ध्यान रखना, और जब माल जाता था, माल आता था, तो ऐसे में यहाँ पर 10% कहीं ना कहीं टैक्स को वसूला जाता था। यहाँ पे जो लोग थे, जो मारी शहर के लोग थे, 10% जो टैक्स लेते थे अगर कोई चीज निर्यात भी हो रही है और कोई चीज आयात हो रही है, दोनों। ध्यान रखना बेटा, धातु और आभूषणों का निर्माण का मुख्य केंद्र था। ध्यान रखना भाई, यहीं पे चीजें आती थी। कहाँ पे? मारी शहर में। मारी शहर जो बेटा था ये काफी समृद्ध था। मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिलगेमिश कौन था? तो मैं गिलगेमिश वाला क्वेश्चन मैं आपको मे बी 1 मार्कर वाले शॉर्ट वाले आंसर से मैं आपको करवा चुका हूं। तो गिलगेमिश जो था वो उरुक नगर का राजा था। ठीक है ना, पहला पॉइंट क्या था याद रखोगे, गिलगेमिश कौन था? तो आप बोलोगे गिलगेमिश उरुक नगर का राजा था या शासक था, और वो साथ ही साथ एक महान योद्धा भी था। ध्यान रखना, साथ ही साथ क्या था? महान योद्धा भी था। और इसने कहीं ना कहीं अपने टाइम पीरियड में बहुत दूर दूर तक के क्षेत्रों को कहीं ना कहीं अधीन कर लिया था, यानी कि अपने अंडर में ले लिया था। यानी कि काफी लंबे एरिया पर इसने काफी लंबे एरिया को कैप्चर कर रखा था किसने? गिलगेमिश ने। ठीक है, तो बेटा 7 क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन किस प्रकार शहरी जीवन की विशेषता था? अब आपको पता है भाई श्रम विभाजन किसकी विशेषता था? शहरी जीवन की। तो पहला पॉइंट लिख दोगे, श्रम विभाजन शहरी जीवन से संबंधित था। तो शहर के अंदर जो लोग थे वो काम के हिसाब से बटे हुए थे। ठीक है ना, जो शहर के अंदर लोग थे वो काम के हिसाब से बटे हुए थे। लोग अपनी रुचि के अनुसार काम करते थे। ध्यान रखना, लोग अपनी रुचि के अनुसार, यानी कि लोग अपनी पसंद के अनुसार काम करते थे। ठीक है ना, विभिन्न विभिन्न कार्यों के अंदर विभिन्न विभिन्न लोग जुड़े हुए थे, यानी कि जो अलग अलग काम थे उसमें अलग अलग लोग जुड़े हुए थे। इनका आपस में लेन देन होता रहता था। ध्यान रखना, इनका आपस में लेन देन होता रहता था। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं श्रम विभाजन जो था वो शहर में बटा हुआ था। समझा दे श्रम विभाजन के बारे में मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भूमि प्राकृतिक उपजाऊ होने के बाद भी कृषि में कई बार संकट क्यों आ जाता था? देखो हमारे ना मेसोपोटामिया की जो भूमि थी ना वो काफी उपजाऊ थी। क्यों उपजाऊ थी? क्योंकि 2 नदियां थी वहां पे। कौन कौन सी? फरात और दजला। फरात और दजला नदी होने के बावजूद भी वहां पे भूमि उपजाऊ होती थी। मतलब भूमि जो उपजाऊ थी उनके होने के बाद भी कभी कभी कृषि में, यानी कि जो भी फसल होती थी उसमें कई बार संकट आ जाता था। तो क्यों आता था संकट? तो उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि जो हमारी फरात नदी थी ना वो कहीं ना कहीं, फरात नदी अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी को लेकर आती थी। ध्यान रखना, फरात नदी अपने साथ कई सारी मिट्टियों को लेकर आती थी, और जब ये आती थी ना तो ये कई सारी धाराओं में बदल जाती थी। ध्यान रखना, खेती कहाँ होती थी? ज्यादातर दक्षिण वाले पार्ट में। हर काम, ध्यान रखना, चाहे उपजाऊ भूमि हो, चाहे वो लिखने की कला हो, चाहे वो शहरी जीवन हो, वो सब कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया के दक्षिणी वाले हिस्से में। कहाँ हुआ था? दक्षिणी वाले हिस्से में। ध्यान रखना, तो फरात नदी ना वो अपने साथ काफी उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी, और उपजाऊ मिट्टी जब लेकर आती थी ना तो ये नीचे आकर ना कई सारी धाराओं में बदल जाती थी। ठीक है ना, जब कई सारी धाराओं में बदल जाती थी तो ऐसे में वहां के लोग जो थे वो अच्छी खासी खेती कर लेते थे। ठीक है, जब धाराएं आ रही हैं वहां पे लोग रह रहे हैं तो इससे खेती अच्छी होती है। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता था कि धाराएं बदल ली, धारा को कहीं ना कहीं चेंज कर लिया, नदी आई उसने अपना रुख चेंज कर लिया, तो ऐसे में कई बार ऐसा भी देखा जाता था कि वहां पर पानी की किल्लत हो जाती थी, पानी की कमी हो जाती थी, जिनसे उनकी खेती को, उनकी कृषि को पानी नहीं मिल पाता था। तो इस तरह की समस्या आती रहती थी मेसोपोटामिया में। और भी है, ध्यान रखना, और भी क्या क्या समस्या आपको याद रखना है कि जो नदी होते थे, नदियों के ऊपर कहीं ना कहीं जो नदियां होती थी उसके ऊपर वाले साइड भी लोग रहते थे और उसके नीचे वाले साइड भी लोग रहते थे। तो कभी कभार ये भी देखने के लिए मिला है मेसोपोटामिया में, जो उचले यानी कि जो ऊपरी हिस्से पे लोग रहते थे वो ज्यादा पानी को यूज कर लिया करते थे, ज्यादा पानी को प्रयोग कर लेते थे, जिनके कारण जो नीचे के लोग हैं उनको पानी नहीं मिल पाता था।
तो इस प्रकार से भी कहीं ना कहीं कृषि में कई बार संकट देखने के लिए मिल जाता था। और ये जो संकट था ना, ये जो पानी के जो कहीं ना कहीं जो ऊपर ज्यादा लोग यूज कर लेते थे और जो नीचे के लोग नहीं यूज कर पाते थे, तो ऐसे में कभी कभी ना इनमें झगड़े भी देखने के लिए मिलते थे, इनमें झगड़े भी हो जाते थे। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख देना है बना के, ठीक है। मैंने ये भी समझा दिया आपको। मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व है। अब आपको बताना है कि जो मेसोपोटामिया था ना, जो इसमें शहरीकरण हुआ था, मैंने आपको बताया शहरीकरण कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, जल्दी बताओ। हाँ, शहरीकरण कहाँ हुआ था बेटा, दक्षिण में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, दक्षिण में, ठीक है। कालगणना भी कहाँ, दक्षिण में। मेसोपोटामिया में जितनी भी कह सकते हो चीजें हुई, ठीक है ना, वो सब कहाँ हुई, दक्षिण में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था, मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो शहर जो थे, यहाँ पर लोगों की संख्या ज्यादा थी, शहर में जो लोगों की संख्या थी वो ज्यादा थी। शहर में लोग काम के अनुसार बटे हुए थे, अपने पसंद के काम करते थे, ये एक दूसरे से लेन देन रखते थे, ये जो लोग होते थे, ठीक है ना। ये आत्मनिर्भर नहीं होते थे, ये दूसरों पर निर्भर होते थे। कौन से लोगों पर निर्भर होते थे, गांव के लोगों पर निर्भर होते थे। कौन, मेसोपोटामिया में, ध्यान रखना, मेसोपोटामिया में जो शहरीकरण था ना, ध्यान रखना है, मेसोपोटामिया में जो शहरीकरण, यानी कि शहरीकरण बोले तो शहर के बारे में, ठीक है ना। इसका क्या महत्व था, तो आप, मैंने आपको इसमें इससे पहले भी इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको शहरी जीवन के बारे में बताया था। तो यही वाली बातें अगर आप यहाँ लिख दोगे ना, तो आपको वहां पे भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो शहर के लोग थे वो आत्मनिर्भर नहीं होते थे, वो गांव के लोगों पर निर्भर होते थे, ठीक है ना, या अन्य लोगों पर निर्भर होते थे, उनको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता था, ये आपस में लेन देन रखते थे, ठीक है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में छप कर आएगा, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी कालगणना और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा है। यानी कि मेसोपोटामिया ने दुनिया को जो सबसे बड़ी देन दी है ना, कालगणना दी और गणित दिया है भाई, ध्यान रखना, ये दिया है। अब इसके बारे में बताना है कि भाई जो कालगणना है, अब कालगणना दी है तो कालगणना का मतलब बताओ, गणित का मतलब बताओ क्या है ये। तो यस, तो हम कह सकते हैं दुनिया की जो सबसे बड़ी देन है, ठीक है ना, मेसोपोटामिया की, वो कालगणना और गणित है, ठीक है ना। तो मेसोपोटामिया में 1800 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, उसके आसपास कुछ पट्टिकाएं मिली हैं, और उन पट्टिकाओं में ना कौन कौन से सवाल देखने के लिए मिले, जिसमें गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ये सब कहीं ना कहीं इस टाइप के सवाल देखने के लिए मिले। ये सब है, ये सारी सारणियां देखने के लिए मिली। जो मेसोपोटामिया के लोग हैं उन्हीं से ही, उन जो वहाँ के जो लोग थे उनसे ही हमें यह ज्ञात होता है कि जो कहीं ना कहीं चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है। 12 महीने में, ध्यान रखना, 12 जो एक साल में 12 महीने, और एक महीने में 4 हफ्ते, और एक दिन में 24 घंटे, ये भी हमें किसने बताया, तो ये भी हमें मेसोपोटामिया ने बताया, और जो कि आज हमारे दैनिक जीवन का एक तरीके से हिस्सा भी है, ठीक है ना। आज हमारे नहीं, पूरे विश्व के कहीं ना कहीं दैनिक जीवन का ये हिस्सा भी है। मेसोपोटामिया की कालगणना के बारे में पता लग गया। जो 1800 ईसा पूर्व है वहां पे कुछ पट्टिकाएं मिली, और उन पट्टिकाओं पे आपको कहीं ना कहीं कुछ सारणियां मिली। वो सारणियां क्या थी, उसमें वर्गमूल, वर्ग, है ना, गुणा, भाग, ये सारे कहीं ना कहीं सवाल देखने के लिए मिले। और उन्हीं से ही हमें यह ज्ञात होता है मेसोपोटामिया वासियों से कि पृथ्वी जो है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है ना। एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये सब हमें उन्हीं से सीखने के लिए मिला है, और ये आज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया को विश्व की क्या देन है। यानी कि मेसोपोटामिया ने पूरी दुनिया को क्या दिया है। अरे अभी हमने ऊपर पढ़ा है भाई, यहाँ से तो 2 चीजें हमें पता ही है। मेसोपोटामिया ने पूरी दुनिया को कालगणना भी दिया है, गणित भी दिया है ना, और क्या क्या दिया है, लेखन कला भी दिया है, विद्यालय जैसी संस्था दी है, ठीक है ना, बस्तियां दी है, शहरी जीवन दिया है, विवाह करने का तरीका दिया है, ठीक है ना। ये सारी की सारी हमारी मेसोपोटामिया ने
विश्व को दिया है। तो इसी के साथ ये जो 11 क्वेश्चन कराए हैं, इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको एमसीक्यूज करवा दिए थे, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन करा दिए थे। जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इन पे फोकस कर लो। ये 10 साल के पेपर से उठा के मैंने आपको लिखे हैं यहाँ पे, जो रिपीट हुए हैं, ठीक है ना। आपका फर्स्ट चैप्टर इसी के साथ खत्म होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए इस वीडियो में। इसी के साथ सेकंड चैप्टर की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। उसके भी एमसीक्यूज मैं आपको कहीं ना कहीं लिखवा दूंगा और उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा दूंगा। प्रैक्टिस करते रहिए, याद करते रहिए, आपका पेपर बहुत पास में आने वाला है। अच्छे नंबर लेके आइए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय।